धार्मिक पे भी बात कर लिया, राजनीतिक पे भी बात कर लिया, कुछ विश्लेषण भी हम लोगों ने किया साउथ को लेके, लेकिन जो कि भारत की बहुत पुरानी एक समस्या रही है, बड़ा विकराल रूप रही, आज भी है, रोजगार। उसकी वजह में सर हम लोगों ने एक बनारस के काशी का एक नाम सुन रखा था, राजकुमार शाह जी का। उनके विषय में सर हमारे पास आप बताएं, और कितना आप उनको लाभप्रद इसको समझते हैं। मेरी दृष्टि में राजकुमार शाह ने यहाँ पर घर घर में रोजगार खड़ा करने के लिए जो काम किया उन्होंने कोई इस मुहिम को चला करके काम नहीं शुरू किया कि हमको घर घर में रोजगार पैदा करना है, मगर उन्होंने जो व्यवसाय शुरू किया उसके कारण यहाँ घर घर में रोजगार जो है खड़ा हो गया। यानी आदमी जो है इंडिपेंडेंट अपने स्वाभिमान के साथ और कुछ न कुछ रोजगार का काम करने लग गया। इतना ज़्यादा रोजगार बनारस शहर में किसी और इंडस्ट्री ने तो पैदा नहीं किया जितना कि इस ब्लैक फैन ने पैदा किया था। आज भी ब्लैक फैन यहाँ से बन करके बाहर जाता है, मगर दुर्भाग्य ये है कि राजकुमार शाह का मूल्यांकन उनके इस चीज़ को लेकर के नहीं हुआ। राजकुमार शाह का एक उद्योगपति के रूप में देख करके केवल उनको देखा गया, मगर मेरी दृष्टि से उन्होंने बहुत ही बड़ा सामाजिक काम किया है बनारस के लिए कि घर घर रोजगार पैदा करा दिया। आप बनारस के किसी क्षेत्र में चले जाएं, आपको वाटर पंप या ब्लैक फैन बनाने का पक्के पार्ट्स बनाने का कोई न कोई जरूर मिल जाएगा। जहाँ तक मैं सुना था वो सिन्नी फैन था या क्या? या सिन्नी फैन, उनका ब्रांड नेम सिन्नी फैन था। सिन्नी फैन के नाम से उन्होंने अपना ब्रांड नेम बनाया था और बहुत ही मतलब ऊंचाई तक अपने उस व्यवसाय को ले गए थे। अब धीरे धीरे वो व्यवसाय उनका जो है किसी भी कारण से कमजोर पड़ा, तो मुझको लगता है कि उनका क्योंकि जो उत्तरार्ध था वो आर्थिक रूप से प्रभाव की स्थिति में हुआ, इसलिए शायद हम लोग उनका सही मूल्यांकन नहीं कर पाए। मगर उन्होंने जो रोजगार के बनारस में जो रोजगार दिया है, पैदा कराया है, वो अपने दाप में अतुलनीय है। जी, अगर रोजगार से ही बात करें सर, तो जहाँ तक सरकार बोलती है कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, अगर इस चीज़ की, लेकिन जो परिणाम आना था बनारस को लेकर मैं बात कर रहे हैं सर, क्योंकि बनारस में हमारी सर्वे रिपोर्ट है, हमारी सर्वे वाली टीम रही है कि अगर उन्होंने बोला कि कोलेटरल फ्री मनी, जिसपे आपका मतलब कोई भी मॉर्गेज नहीं रखा जाएगा और आपको पैसा दिया जाएगा। संख्या तो बहुत बड़ी सर, कोई भी व्यक्ति है कि अगर हमको 50,000 चाहिए तो हम गए वहाँ पे अपना चीज़ें जमा की, लेकिन वो रोजगार जमीन पे नहीं आया। सरकार ने तो बनाया, पैसा कुछ फंडिंग भी हुई, लेकिन वो जमीन पे नहीं आया। तो जमीन पे जो कि काशी, जो हम लोग जहाँ बैठे हैं, जहाँ पे आप बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, ये प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, और ये न आने का सबसे बड़ा कारण क्या था? क्या ये ऐसी भावना थी कि पैसा हो गई फिर सरकारी पैसा है देखा जाएगा? क्यों सर ऐसा रोजगार नहीं आ पाया? ये रोजगार नहीं आने का प्रमुख कारण ये है कि जिन लोगों ने ये रुपया रोजगार के लिए लिया, उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ इसका उपयोग व्यापार के लिए नहीं किया। इसी के कारण ये रुपया। राजकुमार शाह ने किसी को लोन नहीं दिया, किसी की फंडिंग नहीं किया, मगर रोजगार गली गली पैदा कर दिया। ये सबसे बड़ी आउटसोर्सिंग की बात होती है, तो आउटसोर्सिंग का तो क्रोधा था बनारस के लिए। उसके पहले आउटसोर्सिंग का इस तरीके से काम बनारस में होता ही नहीं था कि वो लोग पार्ट्स बनाएं और यहाँ पर जो है चिल्ली को सप्लाई करें या अपना मैन्युफैक्चरिंग कर लें। जी, जो कि आपका समय बहुत कीमती है, तो इसी वचन के साथ और इसी वादे के साथ हम लोग अलग होते हैं कि आप अपने समय में से फिर हमको समय देंगे। लेकिन सर लास्ट ये कहना चाहता हूँ कि 2024 की चुनाव को देखते हुए आप देश की, क्षेत्र की और जनपद की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? 2024 के चुनाव के संदर्भ में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मूल्यांकन करिए। आप जो है, हम होता क्या है कि हम बात तो सिद्धांत की बहुत करते हैं, मगर जब हम वोट डालने जाते हैं तो हमारा दृष्टिकोण जो है वो क्षेत्र पे, सांप्रदायिकता पर या जाति पर जो है हो जाता है और हम अपने सारे विवेक को वहाँ भूल जाते हैं। तो हम उस विवेक के साथ में आकलन करें कि किसने क्या काम किया, किसने सही किया, किसने गलत किया। आकलन के साथ हमको ये देखना चाहिए कि उस काम को जिस कालखंड में उस व्यक्ति ने किया था, उस कालखंड में उसकी क्या स्थिति थी। उसका केवल आज की दृष्टि से उसका मूल्यांकन अगर करते हैं तो वो एक तरफा हो जाएगा।
आप आज की दृष्टि से मूल्यांकन करिए जो कितना उपयोगी हुआ कितना अनुपयोगी हुआ, बिल्कुल ठीक है, मगर उस कालखंड में किस परिस्थिति में उसने उस काम को किया था उसका भी आपको आकलन करने की जरूरत है। तो आप विवेक के साथ वोट दीजिए तो देश बहुत तरक्की करेगा। मतदाता तो यहाँ का जो है, अगर विवेक रखकर वोट देने के समय वो सारी और बातें भूल करके केवल जो है आकलन के आधार पर वोट देना शुरू कर रहे तो देश तो पता नहीं कितनी जल्दी और जो है ऊंचाइयों पर पहुँच जाए। जी, आप सुन रहे थे श्री राम सर को, श्री राम मैसूरी जी को, और हम लोगों ने काशी और बनारस और भारत पे जो है विश्लेषण किया। अगली बार इनसे फिर हम बात करेंगे 2024 के चुनाव को लेते हुए भी और उसके बाद भी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव अपने सहयोगी अभिजीत तिवारी के साथ, और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ अभी तक। मित्रों, जैसे आपको पता है कि हर हफ्ते हम एक सेगमेंट लेके आते हैं जो हेल्थ होता है, एजुकेशन होता है, और सोशल वर्क कर सकते हैं या पॉलिटिक्स कर सकते हैं। उसी सिलसिले में हम लोग आए हुए हैं श्री राम मैसूरी जी के पास, जो कि वरिष्ठ समाज सेवक हैं और व्यवसायी भी हैं। इनके समाज सेवा की जो बहुत सी चीज़ें हमारे चैनल पे चली हुई भी है, जो कि ये जगह जगह पे गरीबों के लिए या फिर जो होता है एंटरप्रेन्योरशिप करते रहते हैं। उसी सिलसिले में जो बनारस की स्थिति है और जो यूपी की स्थिति है, इसको मैं और अच्छे तरीके से बता दूं। जो कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ उस पर भी कुछ हम बात करेंगे, काशी विश्वनाथ पे भी बात करेंगे, और बनारस की जो तत्कालीन परिस्थितियां चल रही है राजनीति को लेके, सामाजिक को लेके, आर्थिक को लेके, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले सर, लाइव न्यूज़ आपका धन्यवाद है कि आपने अपने बेशकीमती समय में से हम लोग को समय दिया, और अपना पूरा परिचय दे दे सर, फिर उसके बाद हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। मेरा नाम श्री राम माहेश्वरी है, मैं गल्ले का व्यवसायी हूँ और समाज सेवा का कुछ जो भी बन पड़ता है वो करने का प्रयास करता हूँ। जी सर, अगर देखा जाए तो 22 जनवरी को, और 22 जनवरी तो कहने की बात है, उससे कम से कम 1 महीना पहले से ही ये चीज़ें शुरू कर दी गई थी कि राम मंदिर के प्रति प्राण प्रतिष्ठा को लेके हुए। उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या अगर मैं सामुदायिक बात करूं तो यहाँ पे 2 पार्ट में भारत उस समय बढ़ जाता है। एक अगर देखा जाए तो सनातनी, जो तथाकथित कहा जाता है, इसको नहीं मानता, क्योंकि सभी लोग, कहीं आपने मुझे खुद बताया था कि सभी भगवान राम के वंशज हैं और हम लोग के पूर्वज कहीं ना कहीं राम ही हैं। तो क्या ये जो 2 पार्टों में बटे, एक सनातनी एक गैर सनातनी, तो ये कहाँ तक सही है? और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर को आप कैसे देखते हैं? 2 पार्ट में बंटने की बात जो लोगों ने की, ये कहीं से भी जो है इसका औचित्य नहीं समझ में आता है। राम देवता हैं, राम में देवत्व भी है, राम में मनुष्यत्व भी है। तो राम जो है वो केवल एक धार्मिक व्यक्ति नहीं है, धार्मिक नाम नहीं है, राम सामाजिक नाम है। राम तो यहाँ के कण कण में बसा है, हर बात में राम है। आप मिलिए तो राम है, यहाँ तक कि ये अंतिम यात्रा होती है तो उसमें भी राम का ही नाम लिया जाता है। और राम तो ऐसा मुंह से निकलता है कि विरोधी भी मरते समय राम का नाम लेता। रावण जो कि राम जी का शत्रु था, भगवान राम का, और उसने मतलब उससे भगवान से युद्ध हुआ, उसने भी अंत समय में यही कहा, कहाँ राम रणहातोपचारी। तो राम का नाम तो रोम, यहाँ की जनता में, यहाँ के मानस में, यहाँ के मिट्टी में, सब कुछ में एक ऐसा रचा बसा है कि जिसको निकाल के देखा ही नहीं जा सकता है भारत को संपूर्ण रूप में। जी लेकिन सर, अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक कौम जो है, ये अंडरस्टूड है, वो कौम वो एक गलत फहमियाँ फैला भी रही है और अपने विचार में रखी हुई भी है कि वहाँ पे मस्जिद थी और उसको मंदिर में कन्वर्ट किया गया। दूसरा, ज्ञानवापी को, जो कि हम लोग काशी कॉरिडोर पे है, यहाँ पे भी जो है व्यास जी का मंदिर में पूजा शुरू हुई, उसको भी गलत तरीके से प्रचार प्रसारित किया जाए। तो क्या सर ये प्रचार प्रसारित सही तरीके से है, या वाकई में ये न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय उचित है और इस पे ही सबको काम करना चाहिए? देखिए, जो न्यायालय ने निर्णय दिया वो सर्वथा उचित है, और न्यायालय के निर्णय को हमें केवल मतलब कागजी तौर पे नहीं मानना चाहिए, हमें उसे हृदय से स्वीकार करना चाहिए, हृदय से हमें उसका जो है सम्मान करना चाहिए। और जो साक्ष्य हैं और जो जनमानस है, जो लोकगीतें हैं, लोक रीति चली आ रही हैं, वे सभी इस बात की गवाही हैं कि भगवान राम का जन्म यहाँ पर हुआ था। ये मान्यता है, इस मान्यता को कहीं से भी खंडित नहीं किया जा सकता है। उस स्थान पर मस्जिद पहले तो नहीं थी, मस्जिद तो भाई ये तो कुछ इधर के कालखंड की घटना है। तो मस्जिद उस जगह पर अगर बनी
तो उस जगह मस्जिद की जगह तो राम जन्मभूमि का स्थान तो राम का जन्म स्थान ही होना चाहिए। इसलिए हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनको इसको इस रूप में देखना चाहिए कि हिंदुओं की आस्था का जो सर्वाधिक स्थल है, प्रतीक है, वो है राम की जन्मभूमि राम। तो हमको तो इनको तो मतलब इस तरीके से सौहार्द की बात करनी चाहिए थी कि भाई ये आप राम की जन्मभूमि है, हम मस्जिद दूसरी जगह बना लेते हैं, आप राम की पूजा करिए, हम अपनी भगवान की ईश्वर की पूजा करेंगे। यहाँ पर ये इस तरीके से विभाजन करने की आवश्यकता क्या है? जी, तो ये करें सर, तो इसी अगर मद्देनजर देखा जाए तो मथुरा को भी हम लोग इसी तरीके से न्यायालय के और इसी तरीके से काम होगा। मथुरा में भी जो शाही मस्जिद है उसको कहा जाता है, वहीं उस शाही मंदिर के नीचे ही भगवान श्री कृष्ण का, हम लोग के आराध्य हैं भगवान श्री कृष्ण का, वो जन्म हुआ था, वहाँ पे भी इस तरीके से चीज़ें। देखिए, जो साक्ष्य मिले वे साक्ष्य आज तो खड़े नहीं किए गए हैं। कहीं पुरातन जो अपना जो पुरातन वहाँ संग्रह है, ये पुरातन जो चीज़ें वहाँ मौजूद हैं वही तो साक्ष्य बन रही हैं। तो वो साक्ष्य के आधार पर ये कैसे झुटलाया जा सकता है कि जहाँ पर राम जन्मभूमि थी वहाँ राम की जन्मभूमि थी, जहाँ कृष्ण की जन्मभूमि वहाँ कृष्ण की जन्मभूमि थी। इसको कैसे झुटलाया जा सकता है? इसको झुठलाने का जो प्रयास और प्रोपेगेंडा होता है, उसी के कारण विद्वेष फैलता है। अगर यही बात सकारात्मक रूप से रखी जाती दोनों वर्गों में कि भाई ये आपके पूजा स्थल का वरिष्ठतम स्थान है, तो ये आप इसको संभालिए, और हमारी पूजा स्थल का कोई अगर दूसरा वरिष्ठतम स्थान है जहाँ की हमारी आस्था ज़्यादा केंद्रित है, वो हम संभालें। जी, जो कि धार्मिक बातें सर हो गई और कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो रहा है। अब दूसरी बात सर कहते हैं कि इसी धर्म से ही जुड़े भारत की एक बहुत बड़ी विडंबना का ले या इसको एक राजनीतिक पहलू मान ले कि बिना धर्म के राजनीति नहीं होती। ये अनादिकाल से हम लोग का पहले जो था वो धर्म पे ही आधारित हम लोग के कानून हुआ करते थे, उसको संविधान में लिया गया। ये कह रहा हूँ सर कि पहला सवाल जो है हमारा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, वो किससे न्याय चाह रहे हैं? वो किससे न्याय चाह रहे हैं कि न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, और उनकी न्याय यात्रा कितनी प्रासंगिक है क्या वर्तमान राजनीति में देते हुए पूरे भारत को? देखिए, मैं किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के क्रियाकलाप को टिप्पणी नहीं करना चाहता जी, तभी सर आप किस नज़र से देखते हैं? किस नज़र से? मेरी नज़र में राम को झुठलाने का प्रयास करना सर्वथा अनुचित है। राम तो है ही हैं, यहाँ के किसी भी तरीके से आप उसको नकार नहीं सकते हैं। राम भौतिक रूप में है, राम जो आध्यात्मिक रूप में है, राम व्यवहार में है, राम जो किस जगह राम नहीं है, तो इसलिए उस पर जो है उसको झुटलाना, मेरी समझ से तो झुटलाने की बात किसी को नहीं सोचना चाहिए। अब अगर कोई सोचता भी, उसका दृष्टिकोण है, और गलत या सही कितना है इसको तो भविष्य निर्णय करेगा, जनता निर्णय इसका करेगी कि वो गलत सोच रहे हैं कि सही सोच रहे हैं। अगर देखा जाए सर तो साउथ के कुछ सांसद हैं, कुछ विधायक हैं, मुख्यमंत्री के भाई हैं, सांसद के भाई हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, वो बोलते हैं कि सनातन धर्म एक डेंगू की तरह है, डेंगू मलेरिया की तरह है, एक चिकनगुनिया की तरह है, इसको मसल के ख़त्म कर देना चाहिए। सर इस पे क्या करना चाहिए? क्या ये सनातन पे कुटाराघात नहीं किया जा रहा है? वहाँ से अपने नास्तिक हैं तो वो अपने पास रखें अपनी विचारधारा, लेकिन जहाँ पे बहुसंख्यक आदमी हो, जहाँ पे 180 करोड़ बोला जाता है, 100 करोड़ हो, वहाँ पे इस तरीके की बातें अगर बोली जाती, और वो भी पदाधिकारी और मंत्री और विधायक और सांसद होते हुए, ये किसी षड्यंत्र के तहत इस तरीके की बातें हो रही हैं। ये देश में हमारे देश की समृद्धि और हमारे देश की एकता जो मजबूत होती है, बहुत से लोग नहीं देखना चाहते हैं दुनिया में। तो कहीं न कहीं जो है किसी कुचक्र का ये प्रयास है कि वो जो है इस तरीके की बात फैला करके और हमारे अंदर जो है विग्रह पैदा करें। तो इसलिए ये बात जो है सोचना कि दक्षिण भारत वाले जो कहते हैं, ये उनकी, देखिए स्वतंत्रता सबको है, अपनी आस्था और अपनी अभिव्यक्ति की, उनको वो नहीं मानते हैं। वो ईश्वर अपने सनातन धर्म में ही 6 आस्तिक धर्म हैं, 6 नास्तिक हैं, जो 6 दोनों हैं। जहाँ तो ईश्वर जो नहीं मानने वाला है उसको भी हम हिंदू कहते हैं, जो मानने वाला वो भी हिंदू है। ऐसा तो किसी और जगह है ही नहीं है। तो आप चाहे किसी देवता को माने, चाहे किसी देवता को न माने, वहाँ पर कोई बात ही नहीं। तो इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि हमको इसको कुचल के मसल देना चाहिए, ये बात मेरी समझ से वो उनकी जो विवेक है उनका, जो वो इसको उचित कैसे मानता, मैं तो यही नहीं समझ पाता हूँ। जी,
तो उनके मतलब ये है कि नास्तिकता अगर आप रखें तो आप किसी के धर्म पे कुठाराघात भी न करें, कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग न करें। हाँ बिल्कुल, हम जब ये कहते हैं कि सर्वधर्म समभाव की बात जब हम कहते हैं तो हमको जब सर्वधर्म को सभी धर्मों के प्रति समान भाव की बात रखना चाहिए। तो जो सनातन धर्म की बात करते हैं उनके प्रति भी हमको उसी तरीके का भाव रखना चाहिए। उनके प्रति कोई अलग भाव रखें और जो दूसरे धर्म है उनके प्रति अलग भाव रखें, ये तो कहीं से भी उचित नहीं हो सकता। जी सर, अगर देखा जाए कि अब 2024 के लोकसभा का चुनाव जो है बहुत करीब आ गया है और सारी, हमको लगता है सारी पार्टियां कमर कसना चालू कर दी हैं, अपनी अपनी रणनीति मैनिफेस्टो ये सब बनाना शुरू कर दिए। लेकिन अगर मैं श्री राम सर से पूछूं कि वर्तमान राजनीति की परिदृश्य को वो कैसे देखते हैं, क्या वाकई में 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत में अंतर है? जरूर अंतर है। इस कालखंड में जो राष्ट्रबोध प्रभावित हुआ और उसमें जो प्रगाढ़ता आई वो इसके पहले नहीं थी। राष्ट्रबोध की जो प्रगाढ़ता आई इसको सब लोग जो हैं वो अलग अलग अंदाज में अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। उसका राष्ट्रबोध को जिस तरीके से देखना चाहिए उस तरीके से नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इसका जो है अल्पसंख्यक का प्रभाव है, हम देख रहे हैं कि इसका बहुसंख्यक का प्रभाव है, हम देख रहे हैं कि इसका किसी क्षेत्र में क्या प्रभाव है। इस दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? राष्ट्रबोध की अस्मिता जो है वो तो जरूर ही प्रगाढ़ हुई है इस समय। अब पहले जो है राष्ट्र की बात, राष्ट्र कहते सब थे, मगर राष्ट्र के लिए जो बोध होना चाहिए वह बात किसी सब में नहीं थी। अब कम से कम ये बात तो जरूर है कि लोगों के अंदर राष्ट्रबोध का एक स्वाभिमान जो है वो जागृत हुआ। प्रभाव नहीं पड़ रहा है।